तारीख में शायद ये बहुत कम हुआ है कि मुलजिम को पुलिस लेके जाती है और एतराफ़ी बयान के लिए, और एतराफ़ी बयान नहीं दिया जाता, वो मुकर जाता है। डे वन से ये बात हो रही है कि मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर हो गया, मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर हो गया। उसमें हमने जो है वो अरमगान को पकड़ लिया, शहराज को पकड़ लिया, फिर आप वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग पे पहुँच गए, कॉल सेंटर्स पे पहुँच गए, ड्रग कार्टेल पे पहुँच गए, वो इंटरपोल से राब्ते हो रहे सारी। अभी भाई जिस चीज़ के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, आप पहले उसको तो मालूम करें वो है क्या, कैसे हुआ। शहराज के बयान के अंदर ये भी तो कह रहा है कि जब डिग्गी खोली वहाँ पहुँच के तो वहाँ वो जिंदा था और उसको कहा कि अगर भाग सकते तो भाग लो। नहीं, ये नहीं था उसमें। यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हर स्टेज पे जाके तब्दील होते हैं। अब हम जो टोटली आपकी जो इन्वेस्टिगेशन रिलाई कर रही है ना, वो इन दोनों लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, जो जैसा ये बोलते जाएंगे या जैसा आप उनसे बुलवाते जाएंगे। अगर आप बुलवाने में कामयाब हो गए तो ये आपकी जीत है, अगर वो बोल गए तो तब भी आपकी जीत है। डिपेंड कर रहा है इन दो लोगों के बीच। अरमगान की जानिब से जितना केस खराब हो रहा था, इनके वालिद की वजह से ही हो रहा था। हाँ, तो पहले दिन के स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वो इसलिए फायरिंग कर रहा था, इसलिए रोक रहा था कि उसके पास कीमती चीजें सॉफ्टवेयर थे, वो उनको डिलीट कर रहा था। अच्छा, उस वक्त तक किसी के दिमाग में ये बात थी भी नहीं, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था उसको बचा रहे थे या उसको फंसा रहे थे। तो ये बात समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा था। सर इससे अच्छा बलूचिस्तान की पुलिस को अगर मिलाया हुआ होता। बलूचिस्तान की पुलिस की बात की आपने, तो मैं उनसे क्या उम्मीद रखूं भाई? वहाँ पर एक बॉडी मिलती है, चलो बॉडी इस कंडीशन में है कि नहीं मालूम कर सकते, और भाई गाड़ी मिली थी, गाड़ी को तो ट्रेस करते, गाड़ी जब की बॉडी पहुंचाई, यदि केस फाइल क्लोज, खत्म, बस वो भी बैठे हुए थे इतने दिनों से। सर सुना जेल की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं। जेल की ज़िंदगी ना जितनी भी अच्छी हो, जेल तो होता ही है, आप कैदी होते हैं। इमेजिन करें जो अरमान ज़िंदगी गुजार रहा था, शायानो शान ज़िंदगी, पार्टियां सही है, वो सारी चीज़ें, और एकदम उसको सिर्फ इस उसके लिए तो यही एक बड़ी बड़ी सज़ा होगी उस जैसे शख्स के लिए कि आप उसकी सारी एक्टिविटीज़ बंद करके उसको घर में जो है वो बंद कर दें। सर जैसी होगी अब तो रिमांड पे भी नहीं आ सकते, कैसे पकड़ेंगे? ट्रायल होगा ना, जब ट्रायल में पुलिस के हवाले कहाँ से करेंगे? डंडे वंडे वहाँ पुलिस के इख्तियार में से निकल गया, लेकिन अब पुलिस जो चार्जशीट में बात करेगी ना, वो उस पुलिस को एक एक लफ्ज़ को साबित करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ वो एक एक लफ्ज़ छुटता जाएगा वहाँ वहाँ उनको बेनिफिट मिलते जाएंगे। ये जो क्लेम करता है था दोस्तों में बैठकर कि कल को अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दिवालिया हो गया तो मैं चलाऊंगा, सर इतना नोट था इसके बाद? इतना पैसा है कि आपकी सोच है, ये ऐसा पैसा है कि एक एक जो लड़का काम कर रहा है ना, वो इस हद तक काम कर रहा है कि हज़ार हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार डॉलर एक एक दिन में कमा रहा है। तो ये अरमगान, तो आप फिर इमेजिन करें कि क्या चीज़ होगा जब एक नॉर्मल कमाने वाला लड़का रोज़ की पार्टीज कर रहा है बैठ के, उसमें ड्रग्स और सारी चीज़ें वो कर रहा है, और उसमें इतना इतना पैसा रोज़ाना का उड़ा रहा है। तो अरमगान की आप सोचें, जितना हम लोगों ने सुना है ना, उससे कई गुना ज़्यादा होगा। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बारे में कि इस केस की क्या अपडेट है, अरमगान कहां है, FIA लेके गई थी, उसके बाद उसका क्या बना। इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं फराज खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर ये केस की क्या अपडेट है? इस केस में देखें, केस में अपडेट तो ये है कि अभी कोर्ट ने ऑर्डर्स किए कि वो फाइनल जो चालान है, चार्जशीट, वो जमा कराएं। तो पुलिस के पास 14 दिन का टाइम होता है जेसी के बाद चालान जमा कराने का। तो अब वो पुलिस अपनी फाइनल इन्वेस्टिगेशन करके जो रिपोर्ट होगी वो उसमें लगा के फिर प्रोसिक्यूशन को भेजेगी। प्रोसिक्यूशन को भेजने के बाद फिर वहाँ से उसकी स्क्रूटनी होगी, उसके बाद वो अप्रूवल के बाद कोर्ट में सबमिट हो जाएगी। इस दौरान वो सारे जो मुल्ज़िमान थे इस केस के अंदर, जो अरमगान है या शराज है या उसके जो वालिद कामरान कुरैशी थे, वो अभी जो है वो सारे जेसी हो चुके हैं, जेल में। सर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्या वाकई इस केस का बेड़ा गर्क कर दिया? देखिए, केस नॉर्मल एक केस था, नॉर्मल किडनैपिंग से शुरू हुआ केस,
फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम की तरफ गया। अब ये जैसे-जैसे केस की नौइयत बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे जुर्म की नौइयत भी बढ़ती जा रही है। उसमें एक के बाद एक जुर्म में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और उसी तरह वैसे-वैसे उसमें सेक्शंस जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो नॉर्मल किडनैपिंग के केस से वो किडनैपिंग फॉर रैंसम में तब्दील हो गया, फिर किडनैपिंग फॉर रैंसम के बाद वो मर्डर के केस में वो हो गया, फिर उसके बाद उसको जलाया गया, टॉर्चर किया गया, फिर उसके बाद उसको दफनाया गया। तो ये केस की नौइयत जो है वो बढ़ती गई और जुर्म मज़ीद जो है वो बढ़ता चला गया। तो उसके बाद फिर अब वो अलग बात है कि उस केस की साइड्स में हम साइड स्टोरीज़ जो थीं, जो ड्रग कार्टेल की बात हुई या मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई या कॉल सेंटर्स की बात हो रही थी, वो सारी साइड स्टोरीज़ हैं। लेकिन एक सवाल है कि इस केस में जो सबसे अहम सवाल है, वो ये सवाल है कि ये आप जिस केस को फ़ाइट कर रहे हैं या पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, या हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें सवाल ये आता है कि जो मुस्तफ़ा आमिर लड़का था, अ, आप उसके मर्डर की बात कर रहे हैं ना, कि मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक हुई। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जो हम बात कर रहे हैं, तो उस मर्डर हुआ कैसे? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है वो ये है कि वो मर्डर हुआ कैसे? तो ही हम सारी बात करेंगे ना। मर्डर हुआ है ये कन्फर्म है। किसी हद तक हम ये भी कह सकते हैं कि मर्डर किसने किया? जितने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिल रहे हैं या थोड़े बहुत जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, वो भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि ये इशारा दे रहे हैं कि ये अरमगान इसका मुल्ज़िम है, उसने मर्डर किया है। लेकिन जो मर्डर किया है उसमें कॉज़ ऑफ डेथ क्या है, यहाँ तक तो हम अंडरस्टूड है कि जी उसके घर पे गया वो, उसको मारा गया, वहाँ उसके उसके जो ब्लड के ट्रेसेस थे वो भी फॉरेंसिक से मैच हो गए। वो जो आयरन रॉड थी, वो फाइनली वो रॉड भी मिल गई जो उसने बाद में बलूचिस्तान में इसी रास्ते में कहीं जो है वो छुपा दी थी, वो भी मिल गई है और उसकी शायद फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कंफर्म हो गई है, अभी तक ये आई नहीं है या तो। लेकिन वो सारी चीज़ें ये तो कंफर्म करें कि उसको मारा गया था, टॉर्चर किया गया था, उसके घर में ये सारी चीज़ें हुई थी। ये भी किसी हद तक कंफर्म हो रहा है कि वो वहाँ पर लेके गए थे और ये भी तय हो गया, डीएनए ने भी ये कंफर्म कर लिया कि ये बॉडी उसकी मुस्तफ़ा आमिर की थी। लेकिन फिर वहीं केस वहीं आके रुक जाता है, वहीं जाके अटक जाता है कि जी उसकी कॉज़ ऑफ डेथ क्या थी? क्योंकि जो बॉडी एक्सह्यूम हुई और उसका जो एग्ज़ामिनेशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, सैंपल्स लिए गए, तो उस सैंपल्स में ये तो कंफर्म हो गया कि जी डीएनए प्रोफाइलिंग मैच कर गई कि वो बॉडी मुस्तफ़ा आमिर की थी। लेकिन ये क्योंकि बॉडी इस हद तक जल चुकी थी कि उसमें जो डॉक्टर्स ने उसी वक़्त या स्पॉट पे ही वहाँ पर ये कह दिया था कि जी हम ये मालूम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि इसकी कॉज़ ऑफ डेथ क्या है। क्योंकि अगर आप जनरली पूरी दुनिया के अंदर देखें तो पूरी दुनिया में इस तरह के जितने भी केसेस होते हैं, तो वो सारे केसेस डिपेंड कर रहे होते हैं फॉरेंसिक साइंस के ऊपर। अरमगान झूठ बोल सकता है, शराज़ झूठ बोल सकता है, लेकिन आप उसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? तो हम मुल्ज़िमान के ऊपर रिलाय नहीं करते, हम फॉरेंसिक साइंस जो जितने भी ऐसे एविडेंस होते हैं उसके ऊपर रिलाय करते हैं। तो बात ये है कि जिस केस को आप लड़ रहे हैं, जिस केस को आप फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए आप जस्टिस के लिए जा रहे हैं, तो सब किस वो सबसे पहले ये तो बताएँ कि वो हुआ कैसे? पहला सवाल तो ये है, तो फिर मैं आपसे क्या उम्मीद रखूँ कि जब आपको कॉज़ ऑफ डेथ तक का नहीं पता और आप उसको घुमा रहे हैं कि कभी आप ये कह देते हैं कि जी वो ज़िंदा जलाया गया, कभी आप कहते हैं कि जी वो जब जलाया तो वो मर गया था, छोड़ो यार छोड़ो इस बात को, बस इसको घुमा दो, रख दो, छोड़ दो। तो वो ठीक है मैं छोड़ देता हूँ, आप भी छोड़ देंगे। लेकिन जब आप कोर्ट में अपना जो चार्जशीट जमा कराएँगे, फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, तो ट्रायल में तो कोर्ट पूछेगी ना, वो तो हर सवाल से आपसे पूछेगी कि अगर पुलिस ये कहती है, अगर चालान में, अब देखना ये कि लेट्स सी कि वो चालान में पुलिस कहती क्या है? कॉज़ ऑफ डेथ को लेके क्या बोलती है? वो तो ये कह देगी जी हमारे पास फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है क्योंकि डॉक्टर्स की ये रिपोर्ट है, डॉक्टर्स ने ये कहा कि जी हम ये नहीं बता सकते, इतने डीप में नहीं जा सकते, उसकी बॉडी की कंडीशन ऐसी नहीं थी। लेकिन अरमगान ने या शहराज़ ने ये बताया कि ये चीज़ थी। लेकिन कोर्ट बोलेगी आप साबित करें।
और मुल्ज़िमान का तो यही होता है, वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ट्रायल से पहले कुछ कहते हैं, जब अरेस्ट होता है इमीडिएट जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ और होता है। उसके बाद जब वो कोर्ट का सिलसिला शुरू होता है, रिमांड का सिलसिला शुरू होता है, तो उस वक़्त उनके जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो वक़्त के साथ-साथ तब्दील तब्दील होते होता रहते हैं। और इसी तरह फाइनल जब ट्रायल शुरू होता है, असल चीज़ वो होती है। और इस केस में तो आपने पहले ही देख लिया कि एक जो है वो उसको हम कहें कि नेग्लिजेंस कहें या जो भी कहें, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, कि पुलिस ने जब उसका 164 का बयान लिया अरमगान का, तो उस वक़्त प्रोसिक्यूशन को लूप में नहीं लिया गया, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। और यही वजह थी कि प्रोसिक्यूशन ने फिर आईजी सिंध को भी ये लेटर लिखा। यानी कि आप ये देखें कि इस केस की कितनी इम्पोर्टेंस थी, और इस इतने इम्पोर्टेंट केस में जो सुबह शाम दिन रात मीडिया पे चल रहा है, और कोर्ट से लेके एटीसी से लेके अखबारात, मीडिया की नीयत, तो वो उसके बावजूद इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद, इतना प्रेशर होने के बावजूद, उसमें ये इतनी बड़ी नेग्लिजेंस करना कि जी प्रोसिक्यूशन को जो है वो एतमाद में नहीं ले रहे, और आप उसका 164 का बयान कर लेते हैं, और जिसकी वजह से जो है वो उनको लिखते हैं, और वो यहाँ तक लिखते हैं कि इन ऐसे अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने ये गलती की है या जो जुर्म किया है ये। सर प्रोसिक्यूशन की जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं कि ये केस ख़राब कर दिया गया है। ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि एसएसपी के सामने जब बयान ले लिया गया था, उसके बाद आप इसको अदालत क्यों लेके जा रहे हैं बयान के लिए, और अदालत ले जाने के बाद वो बयान से मुकर जाता है कि मैंने मारा ही नहीं। और दूसरी जगह शहराज को आप पेश करते हैं, उसको भी बगैर प्रोसिक्यूशन को बताए आप पेश कर देते हैं कि आज एतराफ़ी बयान देगा, और जिसके बाद वो उधर जाके एतराफ़ी बयान में मुकर जाता है। आई थिंक तारीख में शायद ये बहुत कम हुआ है कि मुल्जिम को पुलिस लेके जाती है और एतराफ़ी बयान के लिए, और एतराफ़ी बयान नहीं दिया जाता, वो मुकर जाता है। देखें, ये यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये छोटे-छोटे लूप होल्स होते हैं, और वही चीज़ें केस को ख़राब कर देती हैं। अब इस केस में भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि बाज़ औक़ात इंटेंशनली अनइंटेंशनली जो है वो केस को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शायद वो रैप अप करने की कोशिश में, जल्दी में है, प्रेशर में है, या कोई इनकी ऐसी इंटेंशंस हैं, लेकिन बाज़ाब्ता ये चीज़ें हुई हैं, जिसको इग्नोर ही नहीं किया जा सकता, और जिससे केस को फ़र्क पड़ रहा है, केस की इन्वेस्टिगेशन को फ़र्क पड़ रहा है। वही मेरी बात कि जो आप ये नहीं अभी तक पता लगा सके कि उसकी कॉज़ ऑफ डेथ क्या है। अब एक मर्डर, उस दिन से डे 1 से ये बात हो रही है कि मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर हो गया, मुस्तफ़ा आमिर का मर्डर हो गया। उसमें हमने जो है वो अरमगान को पकड़ लिया, शहराज को पकड़ लिया, फिर आप वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग पे पहुँच गए, कॉल सेंटर्स पे पहुँच गए, ड्रग कार्टेल पे पहुँच गए, वो इंटरपोल से राब्ते हो रहे हैं सारी। अबे भाई, जिस चीज़ के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, आप पहले उसको तो मालूम करें वो है क्या, कैसे हुआ? 302 को तो साबित करें पहले। पहले 302 को साबित करना बहुत मुश्किल। देखिए, कहना बहुत आसान काम होता है, कहना बहुत आसान काम होता है, और क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है, मीडिया प्रेशर होता है, आप कह देते हैं चीज़ें फिर, लेकिन मसला ये कि कोर्ट इस चीज़ को नहीं मानती ना। कोर्ट तो हर चीज़, आप जो भी बोलेंगे, अगर वो ये कहते हैं कि जी मुस्तफ़ा आमिर जो है वो उस वक़्त मर चुका था, कोर्ट बोलेगा ठीक है मर चुका था। कैसे मर चुका था आप ये बताएँ, साबित करें। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं वो मरा नहीं था, उस वक़्त ज़िंदा था, तो वो ये पूछेगी कि भाई आप ये बताएँ कि वो कैसे ज़िंदा था? आपके पास क्या एविडेंस है? कोर्ट तो सिर्फ़ एविडेंस माँगती है ना। वो ये बोलेंगे, वो फिर ये कहेंगे कि जी हमारे पास तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, मुस्तफ़ा ने बताया, उसने अरमगान ने बोला था। ये शहराज ने बोला अगर था। आप गौर से सुने, जो शहराज़ का एक वीडियो स्टेटमेंट चला था मीडिया पे, तो अगर उसको गौर करें आप, तो उसमें गौर से ये बात सामने आएगी कि वो ये बात कह रहा है कि जब मुस्तफ़ा को मारा गया और गाड़ी की डिक्की में डाला गया, तो उस वक़्त मुस्तफ़ा ज़िंदा जिंदा था, था। ठीक है? और अगर उसको इमीडिएट मेडिकल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दे दिया जाता, किसी हॉस्पिटल ले जाया जाता, तो वो बच जाता, चांसेस थे उसके। तो इससे एक चीज़ तो ये साबित हुई कि बहुत सीवियर उसको लगा था, चोटें आई थी, ज़ख्मी था वो, ठीक है? जो वो इस तरह की बात कर रहा है कि अगर उस वक़्त, उसकी बात पे गौर करें, उसके लफ्ज़ों पे गौर करें कि अगर उस वक़्त उसको ले जाया जाता तो। लेकिन यानी कि इससे एक चीज़ तो वाज़ेह हुई कि ले उसकी जाते हुए जिंदा था। कंडीशन सीरियस थी।
पहली बात ये चीज़। दूसरी बात ये कि फिर वो ये कहता है कि हमने 3 घंटे की ट्रैवलिंग की। एक शख्स जिसको इतना बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया हो और उसकी इतनी सीरियस कंडीशन हो, और उस शख्स को हम लोग बाकायदा आमतौर पे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन के साथ मेडिकल पैरामेडिक्स स्टाफ के साथ मूव किया जाता है ना हॉस्पिटल, वो भी आधा घंटा 15 मिनट का डिस्टेंस होता है। और ऐसे शख्स को आप 3 घंटे गाड़ी की डिग्गी में इंतहाई एक सफोकेशन की हालत में उसको आप डाल देते हैं, और डाल के आप 3 घंटे की गाड़ी की ड्राइव करते हैं, तो इस कितने % चांसेस हैं? लेकिन बात ये है कि वो देखा जाए मेडिकली, अगर देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो बहुत कम % चांसेस है। लेकिन हम ये कह भी लें, लेकिन इसको साबित कौन करेगा कि कितने वो वाकई में जिंदा था? 1% भी अगर हम उसको रूल आउट नहीं करेंगे कि 1% चांस पे भी वो जिंदा हो सकता है, सर लेकिन एक फिर जगह वही बात आ जाती है कि वो 1% भी जिंदा था या नहीं था। तो सर शहराज के बयान के अंदर ये भी तो कह रहा है कि जब डिग्गी खोली वहां पहुंच के तो वहां वो जिंदा था और उसको कहा कि अगर भाग सकते हो तो भाग लो। नहीं, ये नहीं था उसमें। उसमें इससे ये पहले वाले बयान में नहीं, इसने बात उसमें बोली थी। नहीं, उसने देखे ना, यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हर स्टेज पे जाके तब्दील होते हैं। सही है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कहाँ है जिसमें उसने ये कहा कि भाग सको तो भाग लो? ठीक है, लेकिन जो मीडिया पे आया, जो सामने आया, जो वीडियो स्टेटमेंट था उसका, जो उसने एक मीडिया को दिया, उसमें उसने ये वाला जिक्र नहीं किया कहीं पर भी कि भाग सको तो भाग लो। उसने सिर्फ ये किया कि उस वक्त वो जिंदा था जब गाड़ी की डिग्गी में डाला डाला गया। था। फिर उसने ये कहा कि जब हम वहाँ पहुँचे उस मुकाम पर, तो वहाँ पर अरमगान ने, मैंने नहीं देखा, लेकिन अरमगान ने डिग्गी खोली और बंद की, यानी विद इन अ सेकेंड सेकंड। जो है वो उसने ये खोल के बंद की। बस वो ये उसकी बात से ये साबित होता है कि अरमगान सिर्फ ये अंदाज़ा लगाना चाह रहा था या मुतमईन होना चाह रहा था, सेटिस्फाई, कि हाँ वो है मौजूद। ठीक है, इससे उसकी मौजूदगी ज़रूर ज़ाहिर हुई है। विद इन अ सेकंड आप कैसे जजमेंट करेंगे कि के इस जिंदा कंडीशन है। का आदमी जिंदा है या मर गया है? या तो आपको आवाज़ें आ रही हो, आपने आवाज़ का भी जिक्र नहीं किया। अगर आवाजें आ मैं रही तो बात कर डिग्गी रहा हूँ क्यों उसके खोलता। स्टेटमेंट की, मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं हम्म। कर रहा, ना मैं उसकी कोई अपनी तरफ से कोई बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ और शराज के स्टेटमेंट की, जो शराज ने इस केस का जो को अक्यूज्ड है और अहम विटनेस भी वही है। तो उसके मुताबिक डिग्गी खोली गई, डिग्गी बंद की गई। उससे सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो उस वक्त डिग्गी में मौजूद जी था। जी। बस उसने अपने आप को खुद को ये यकीन दिलाना होगा कि यार ये है, बस सही है, बंद करो, जला दो। लेकिन ये बात अरमगा, अब हो सकता है कि इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हों जो उन्होंने अभी तक नहीं नहीं बताई बताई। हो सकता है वो सब जानते हो सकता है उन्होंने तसल्ली की हो, हर चीज़ की हो, लेकिन वो नहीं बता रहे होंगे। तो लेकिन ये तो कौन बताएगा? या तो वो दो शख्स बता सकते हैं, जो वहाँ मौजूद थे। ठीक है। और तीसरा ये कि कोई ऐसा एविडेंस हो, गाड़ी की कंडीशन ऐसी थी, कोई ऐसे फिंगरप्रिंट, कोई फॉरेंसिक, कोई चीज़ ऐसी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। अब मुस्तफ़ा की कंडीशन ऐसी थी जो कुछ नहीं बता सकती। तो फिर बचे कौन? अब हम जो टोटली आपकी जो इन्वेस्टिगेशन रिलाई कर रही है ना, वो इन दोनों लोगों के इर्द-गिर्द घूम रही है, जो जैसा ये बोलते जाएँगे या जैसा आप उनसे बुलवाते जाएँगे। अगर आप बुलवाने में कामयाब हो गए तो ये आपकी जीत है, अगर वो बोल गए तो तब भी आपकी जीत है। डिपेंड कर रहा है इन 2 लोगों के बीच में। अच्छा सर, एक चीज नहीं समझ आके दे रही। दूरेजी का इलाका है। हुँ। दूरेजी के इलाके में आप कहते हो कि पहली बार हम जा रहे हैं और ऐसी जगह जहाँ बंदा नहीं पहुंच सकता, वहां जाकर आप बंदे को आग लगा रहे हो और उसके बाद आप कहते हो कि मैं 2 घंटे तक पैदल चलता रहा। सर क्या ये पॉसिबल है? और दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि हमने एक होटल पे जाके स्टे किया तो मुझे अरमगान को पिस्टल लगा हुआ था। वो बंदे वहां देख के बोले भाई क्या हुआ ये वो, तो ये वहां से उठ के भागे। फिर उन्होंने पंचर वाली दुकान पे पहुंचे, वहां एक बाइक खड़ी थी, उसको 50,000 रुपये कैश देने का कहा। सर ऐसा पॉसिबल है? जब इन्वेस्टिगेशन वहां भी पहुंच गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो उन्होंने अहले इलाका ने मना कर दिया कि भाई ऐसा कोई बंदा इधर आया ही नहीं। देखिए वही, ये फिर वही सवाल आता है ना कि वो इन्वेस्टिगेशन में होता यही है कि वो आपको कंफ्यूज करते हैं, और उनको कंफ्यूज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको गाइड कर रहे होते हैं।
जो सस्पेक्ट्स होते हैं उनको जो है वो गाइड किया जा रहा होता है कि अब आपको इस स्टेज पे आके ये बोल रहे हैं, आपको स्टेज पे आके ये बोलना है। फॉर एग्जांपल ये है, इसकी अच्छी मिसाल इसी केस की है कि अरमगान ने कहा कि जी जिस डंडे से, जिस रॉड से मैंने उसको मारा वो मौजूद है, वो घर पर है। ठीक है, पुलिस पहुंच गई घर पर, वो लेके भी आ गई डंडे वंडे, रॉड वॉड जो भी थी वो सारी चीज़ें लेके आ गई। फिर कुछ मीडिया पे चली भी कि जी वो रॉड रिकवर मिल हो गई। गई, सारी चीज़ें हो गई। सही है, फिर पता चलता है क्या हुआ, नहीं जी ये तो वो रॉड ही नहीं है। डॉज तो देता है ना भाई, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ तो करेगा शातिर ना। तो है वो। सही है, वो शातिर है, फिर उसके साथ जो लोग उसको गाइड करने वाले हैं वो ज़्यादा शातिर होते हैं। तो वो आपको मशवरा देते रहते हैं, बीच बीच में एडवाइजेस करते रहते हैं कि यार अब तुम्हें ये कहना है, अब तुम्हें ये कहना है, वहाँ जाके तुम्हें जो है वो अपने बयान से जो है वो मुकर जाना है, यहाँ जाके तुम ये कहोगे, कोर्ट के आगे जाके ये कहना है, पुलिस के आगे ये कहना है, भाई पुलिस की मार से बचना है तो ये कह देना, हाँ सब मान लेना। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद वो फिर दोबारा घर गए, उन्होंने फिर दोबारा सर्चिंग करी, नहीं मिला उनको। कितना टाइम तो उन्होंने इसी चीज़ में ज़ाया कर दिया उन्होंने कि वो मिल के नहीं दे रहा था उनको। बहरहाल उनको आखिरकार वो मिल ही गया। बलूचिस्तान से जिस मुकाम पे ये वाक़या हुआ था उससे कुछ फासले पे ही वो कहीं झाड़ियों-वाड़ियों के पीछे किसी पत्थर के पीछे वो छुपा दी थी रॉड, फिर बाद में वो रिकवर हो गई। सर इतना टाइम था, रात के 4 बजे गाड़ी को आग लगाने के बाद इतना दिमाग इनके पास था कि जाके गाड़ी के वो थोड़ा सा आस पड़ोस जाके रॉड भी छुपा रहे हैं। सर माँ ये चीज तो फिर दिमाग पे नहीं देखिए लगती ना कि बात पहली ये, बार आप वहां जा रहे हो। दूसरी गाड़ी तो थी सर। देखिए अब यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि दूसरी गाड़ी या तीसरी गाड़ी बैकअप पे कोई ना कोई था। मौजूद था, नहीं था, ये सारी बातें कौन साबित करेगा? मैं और आप स्पेकुलेशन कर सकते हैं किसी हद तक। सर इससे अच्छा बलूचिस्तान सही है, की पुलिस को अगर मिलाया हुआ होता। सही है। आप देखें ना, उन वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, वो वाला सिलसिला, क्योंकि अच्छा, बलूचिस्तान की पुलिस की बात की आपने, तो मैं उनसे क्या उम्मीद रखूँ? भाई वहाँ पर एक बॉडी मिलती है, चलो बॉडी इस कंडीशन में है कि नहीं मालूम कर सकते। यहाँ तक समझ में आया कि वो पुलिस नहीं मालूम कर सकती। नॉर्मली वो होता है कि अननोन बॉडी या अनआइडेंटिफाइड है, उसको भाई एडी पे दे दिया, एडी अपना 2-3 दिन का 4 दिन का प्रोसेस करती है, उसके बाद वो भी दफना देते हैं, ये हो गया। और भाई गाड़ी मिली थी, गाड़ी को तो ट्रेस करते, सही है अनरजिस्टर्ड थी, लेकिन कुछ तो करते हैं ऐसा कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उसका कोई चेसिस नंबर होगा, उसका इंजन नंबर होगा, कहीं ना कहीं से उसकी मालूमात करते, कुछ तो करते। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी नॉर्मल बस गाड़ी जब्त की, बॉडी पहुंचाई, यदि केस फाइल क्लोज, खत्म, बस। वो भी बैठे हुए थे इतने दिनों से। सर इनके वापसी का मामला अगर बलूचिस्तान पुलिस को दिया जाता तो सारा तकरीबन क्लियर हो जाता, क्योंकि दोरेजी का इलाका है। एक आप सोचें कि अगर कोई बंदा वारदात करने जा रहा है या किसी ने कोई उल्टा काम करना है तो वो उस एरिया में जाके करेगा जहाँ उसकी बहुत अच्छी जान पहचान होगी, जहाँ उसको टेंशन नहीं होगी मेरे बैकअप पे कोई हाई प्रोफाइल बंदा खड़ा हुआ है। देखिए आपकी बात से ये बात ज़रूर साबित हो रही है कि वो इस एरिया को जानते थे। मैं भी कहीं जाऊंगा तो मुझे कुछ पता होगा तो मैं जाऊंगा ना, मेरी नॉलेज में एक रास्ता होगा, एक रूट होगा, या कहीं कोई सपोर्ट होगी, कुछ होगा तो मैं जाऊंगा ना। मैं ऐसी रैंडम तो नहीं निकल जाऊंगा। रात के 4 बजे। सही है, और मैंने किसी का मर्डर किया है और रात, अब वो यही है ना कि मैं डिफेंस से बोर्ड बेसन से होता हुआ, नॉर्दर्न बाईपास से होता हुआ मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ, 3 घंटे गाड़ी चला रहा हूँ, पिस्टल मेरे पास लगा हुआ है, गाड़ी में पीछे जो है एक बॉडी बंदा है। पड़ा हुआ है, बॉडी जिंदा है या जो भी जिस कंडीशन में, तो मैं 3 घंटे ऐसे ही घूम रहा हूँ, तो कोई कुछ तो है। अब वो कुछ क्या है ये 2 लोग बता सकते हैं। अब वो 2 लोग क्या बताते हैं, अब ये देखना है कि वो क्या बताते हैं और कब बताते हैं। अभी तक तो वो कुछ नहीं बता रहे हैं, अभी तक तो वो यही बता रहे हैं जो आपने बताया। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि बताने का वक्त चला गया? नहीं, बताने का वक्त, समझ लें कि अभी तो केस शुरू हुआ है, हमारी नज़र में चला गया, लेकिन अगर कोर्ट की बात की जाए तो कोर्ट में तो अभी टाइम शुरू ही नहीं हुआ। सर जैसी होगी अब तो रिमांड पे भी नहीं आ नहीं सकते, नहीं कैसे सर, वो पकड़ेंगे? ट्रायल होगा ना, जब तो ट्रायल ट्रायल में शुरू। पुलिस के हवाले कहाँ से सही करेंगे है, डंडे नहीं, वंडे? वहाँ पुलिस के इख्तियार में से निकल गया, लेकिन अब पुलिस जो चार्जशीट में बात करेगी ना, वो उस पुलिस को एक एक लफ्ज़ को साबित करना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ वो एक एक लफ्ज़ छुटता जाएगा वहाँ वहाँ उनको बेनिफिट मिलते जाएंगे। और ये बात हमेशा से है कि जब पुलिस एफआईआर करती है या चार्जशीट बनाती है ना, तो जहाँ वो फंसाने के रास्ते रखती है ना,
तो वहाँ वो निकालने के रास्ते भी रखती है कि कहाँ कहाँ से बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो हमें देना है। अब वो देखते हैं कि कितने देते हैं वो और कैसे कैसे और देते हैं। अब तक की जो मामलात हैं, ऐसा लग रहा है कि बॉस आने वाले वक्त में बहुत जल्द अरमगान बाहर होगा इस केस से। देखें अरमगान सर तकलीफ ये उसकी लक के ऊपर भी डिपेंड करता है। पैसा तो बहुत है सही है, सर। पैसा तो बहुत है, पैसा तो शाहरुख वाले केस में भी बहुत था, ठीक है, लेकिन वो बहुत लंबा फंस गया। क्यों फंस गया? इसलिए कि मीडिया का प्रेशर बहुत था, फिर सोमोटो नोटिस हो गया था, इस वजह से वो इतना लंबा केस चल गया था। अगर वो नहीं चलता, मैं तो कहता हूँ ये केस भी नहीं होता। ये कहते हैं ना, जब अल्लाह की तरफ से होता है तो फिर सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो वो हुआ यही कि उसने गलती, वो जो रैंसम कॉल आई, बस यहाँ से गड़बड़ हो गई है। वो रैंसम कॉल नहीं आती ना, तो आज और मैं आप इस केस पे बात ही नहीं कर रहे थे। केस किसी की नॉलेज में ही नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन इतनी सुस्ती है हमारी। हाँ, बिल्कुल थी। ये तो केस गड़बड़ जो है सारी, मतलब मुल्ज़िमान की तरफ से, हमारी तरफ से तो अच्छी बात हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो इस केस में जो वो जो क्रिमिनल्स को या सस्पेक्ट्स को लिए जो डिसएडवांटेज था, वो कॉल थी जो उन्होंने उनको समझ लें कि उनको डाइवर्ट करने के लिए की थी, कि अपने ऊपर से निकालने की, क्योंकि अरमगान के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो गया था और उनकी जो वालदा को भी वालदा शक थी, हो गया जो था। शक हो गया था, क्योंकि वो बता के गया था कि मैं वहीं जा रहा हूँ, सारी चीज़ें। और जब वो वॉइस नोट उन्होंने रिट्रीव किया तो उसमें क्लियर हो गई थी ये बात। सर अरमगान भी गिरफ्तार है, शराज भी गिरफ्तार है। शराज के जो वो थे मुलाजिम थे, उनके भी बयान हो गए हैं। अरमगान के खिलाफ शराज की अगर हम बात कर लें, शराज ने 2 बयान दिए थे। शराज ने एक बयान दिया कि मुझे गन पॉइंट पे यहाँ से ले जाया गया, चलो ठीक है, वो अपने आप को बचाने के लिए बयान दे रहा है। लेकिन उसके अंदर एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि वो ये कह रहा है कि मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया है। तो सर यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हाँ भाई अरमगान ने मारा है, वो अपने आप को बचा रहा है, हालांकि वो भी शरीक मुलजिम है। लेकिन सर कल को 164 का जो बयान हो गया है और ट्रायल शुरू होने के बाद अरमगान के जो दोस्त हैं शराज को पेश किया जाता है और वो 2 मुलाजमीन को पेश किया जाता है, अगर वो मुकर जाते हैं तो ये केस किधर खड़ा है? भाई केस कहीं भी नहीं खड़ा हुआ, केस बेसिकली लड़खड़ा रहा है। सही है, क्योंकि मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ ना, कि केस में एविडेंस चाहिए होते हैं, लोगों के कन्फेशनल स्टेटमेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि वो तो बार बार मुकर जाते हैं, ठीक है। और अभी जिस चीज़ के ऊपर आप बेस कर रहे हैं वो ज़्यादातर स्टेटमेंट्स हैं, फॉरेंसिक एविडेंस नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। अगर वो बात आप मान भी लें कि ये एविडेंस काफ़ी नहीं है, कि अगर आप ये कहें कि हमें लोकेशन ट्रेस हुई, हमें ये मिल गया, मुस्तफ़ा के घर में था, उसको मारा गया, उसके ब्लड के ट्रेसेस भी मिल गए, यहाँ तक भी बात है, तो वो कह सकता है ठीक है भाई, मेरे घर पे आया था, मेरी इस इशू पे लड़ाई हो गई थी, उससे हाथापाई हो गई थी, मैंने उसको मारा पीटा था, उसका खून लग गया था, फिर उसके बाद वो चला गया। उसके बाद के तो सबूत ही नहीं है आपके पास। सही है, उसके बाद तो वो चला गया। वो आधी स्टोरी तो मान लेगा, एग्जैक्ट स्टोरी मानेगा कि जी ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और होता है लोगों में, दोस्तों यारों में सारी चीज़ें होती हैं और लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। मैं थोड़ा-सा गुस्से में था, मैं ज़्यादा हो गया था। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये सारी चीज़ें उसके बाद वो सुबह गाड़ी लिया और चला गया। बात अगर आती है कि तुम्हारी लोकेशन भी, तो कहेगा कि हाँ भाई, वो मेरा मोबाइल भी ले गया था, या कुछ भी वो कह सकता है, ठीक है। तो वो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर भी आ जाती बात, फिर वही घूम फिर के आती है कि जब कोर्ट पूछेगी कि भाई ठीक है, मर्डर हुआ, कैसे हुआ और इसने किया, तो साबित करो। सर ये बैरकों में भी साथ होंगे? हाँ, पॉसिबल है, लेकिन ये मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि सर एक पॉसिबल। ही एफआईआर में है। हाँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक साथ भी हो, एक साथ अलग भी हो सकते हैं। सर सुना जेल की जिंदगी बड़ी अच्छी गुजार रहे हैं। जेल की ज़िंदगी, देखें, जेल की ज़िंदगी ना जितनी भी अच्छी हो, जेल तो होता ही है, आप कैदी होते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये ज़रूर कह सकते हैं कि उन कैदियों के मुकाबले में एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यकीनन अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे वो, क्योंकि सब जगह पैसा चलता है, हर जगह लिंक्स हैं। जेल में भी बहुत सारी ऐसी सहूलियात दी जाती हैं, और आज से नहीं, हमेशा से दी जाती हैं, और इनको भी दी जा रही हैं। तो वो एक अलग चीज़ है
कि वो चीज़ अलग है, लेकिन कैदी तो है। वो ज़िंदगी आप इमेजिन करें जो अरमान खान ज़िंदगी गुजार रहा था, शायान और शान ज़िंदगी, डांस पार्टियां तो सही है, वो सारी चीज़ें, और एकदम उसको सिर्फ़ इस उसके लिए तो यही एक बड़ी बड़ी सज़ा होगी उस जैसे शख्स के लिए कि आप उसकी सारी एक्टिविटीज़ बंद करके उसको घर में जो है वो बंद कर दें। उसके लिए तो समझिए एक तरह से यही एक बड़ी सज़ा हो गई, लेकिन उसको आपने फिर भी जेल में बंद कर दिया। ये तो उस जैसे शख्स के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। सर इनके जो वालिद गिरफ्तार हुए हैं, ये केस को अरमगान की जानिब से ही फायदा हो गया मुझे लग रहा है, क्योंकि अरमगान की जानिब से जितना केस ये खराब हो रहा था इनके वालिद की वजह से ही हो देखिए, रहा था। हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे तो लग रहा है कि एक शायद ऐसे ही हो कि भाई इसको बंद करो ताकि बस और मज़ीद हाँ रायता ना फैले। सही है, तो मसला ये है कि वो मुसलसल जो चीज़ें आप देखें ना, पहले दिन, पहला जो स्टेटमेंट है उस पे गौर करें उनके, कि पहले दिन के स्टेटमेंट में वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वो इसलिए फायरिंग कर रहा था, इसलिए रोक रहा था कि उसके पास कीमती चीजें थे, सॉफ्टवेयर थे, वो उनको डिलीट कर रहा था। अच्छा, उस वक्त तक किसी के दिमाग में ये बात थी भी नहीं। ये क्लू किसने दिया? इनके वालिद ने। ये छांगा मांगा का क्लू किसने दिया? सही है, जो ये वेपन्स की वीडियोस मिल रही हैं, ये सारी चीजें मिल रही, कौन दे रहा है? मसला ये है कि पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था उसको बचा रहे थे या उसको फंसा रहे थे। तो ये बात समझ में नहीं आई कि ये हो क्या रहा था। कुछ लोग कहते हैं पागल आदमी है, कुछ कहते हैं साइको पेशेंट है, कुछ कोई कह रहा है, कोई कह रहा है बहुत ही तेज आदमी है, कुछ मतलब एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था वो। तो उसको ज़रूरी ये था कि भाई इसको साइड में बंद करो, ताकि ये वाला चैप्टर क्लोज हो, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं कम से कम हम ट्रैक पे तो चलें। अब वो ट्रैक हमें उसमें हम अपनी मर्ज़ी से जैसा भी है सही में लेके चलें या गलत में लेके चलें, लेकिन एक सिम्त में तो चलेंगे हम, लेकिन इसकी वजह से हम बार-बार डाइवर्ट हो रहे हैं। सर हकीकत हमेशा तल्ख होती है, एक हकीकत बताएं। आप इस केस को कवर कर रहे हैं और पहले दिन से देख रहे हैं, सर इस केस में आगे आपको ऐसा लग रहा है कि अरमगान को रिलीफ मिल जाएगा? चांसेस बहुत ज़्यादा है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, काफ़ी सारे लूप होल्स तो वैसे ही हैं, काफ़ी सारी आपके पास एविडेंस की वजह से। फिर जो इन्वेस्टिगेशन का और जो प्रोसिक्यूशन का इशू है वो आपके सामने है। फिर जब जो जज के पास आप जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, जब वो एक एक चीज़ को सब क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, एविडेंस मांगेंगे, कहाँ से लाएंगे, कैसे साबित करेंगे? और ये सारे अगर अपने स्टेटमेंट से मुकर जाते हैं तो फिर तो और मुश्किल हो जाएगा। सर प्रोसिक्यूशन ने एक इल्ज़ाम लगाया इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि एसएसपी के सामने हमने इसका एक अतराफ़ी बयान करवा दिया था, उसके बाद ज़रूरत नहीं बनती थी कि इसको कोर्ट में पेश करके इसका अतराफ़ी बयान कराया जाए। ये क्या मामला है? यार, ये इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तो सर इस वक्त मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मामले में एफआईए के पास अरमगान को दे दिया गया है, तो सर एफआईए ने क्या तहकीकात की हैं? देखिए, एफआईए अभी अपनी तहकीकात कर रहा है, ठीक है, और ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। अब ये जो लैपटॉप्स मिले, मोबाइल फ़ोन मिले, उनका डाटा रिट्रीव करना, वो कुछ कराची में हो रहा है, कुछ लाहौर भेजा गया है, ठीक है। वहाँ दोनों जगह से हो रहा है। एक तो आपको ये देखना है कि आप उस केस को किस तरह से लेके चल रहे हैं, एक रूटीन की एक्सरसाइज है या फिर जो है आप उसको एक्स्ट्रा स्पेशल जो है वो इस समय इसको फोकस कर रहे हैं केस को। अगर आप रूटीन में लेके चल रहे हैं तो बहुत और ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास लोड बहुत होता है। तो वो किस तरह से इस केस को लेके चल रहे हैं, ये डिपेंड कर रहा है, और वैसे भी इन चीज़ों में टाइम लगता है। अब दूसरा सवाल, सवाल ये है कि डाटा रिट्रीव हो जाएगा, जो अकाउंट्स मिले वो किसी हद तक ट्रेस हो जाएंगे। अब ये सलाहियत तो है उनके पास, ठीक है, लेकिन अब वो करते हैं या नहीं करते, और करते हैं तो कैसे करते हैं, कैसे पेश करते हैं, ये है असल सवाल। ये देखना है कि क्या होने जा रहा है। सर बेनामी अकाउंट्स निकले हैं, बोला लाखों रुपए की, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, लेकिन इसका सबूत वबूत है या सिर्फ ज़बानी है सब चीज़ें? देखिए, अभी तक तो सारी चीज़ें जो है ना वो बातें ही की जा रही हैं। अब इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि आप ये देखें कि साहिर हसन का केस हुआ, ठीक है। साहिर हसन ने अपने स्टेटमेंट में ये बात बताई कि जो ड्रग्स का पैसा आता था, जो भी वो सेल करता था, वो उनके वालिद साहब के, साजिद हसन के मैनेजर मैनेजर के के अकाउंट। अकाउंट्स में आता था, ठीक है।
क्या हुआ? मैनेजर गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तो। सही है। नॉर्मली आप क्या होता है, अगर कोई सस्पेक्ट गलती से भी कह देना कि मैं वहाँ से जा रहा था और वहाँ होटल में मैंने बैठा हुआ उसको देखा, तो वो 5 मिनट बाद जो है ना लॉकअप में होता है, ऐसे पुलिस ही के मोबाइल में होता है। आज इस बात को काफ़ी अरसा गुजर चुका है। तो मेरी एक साथ से एक सीनियर ऑफिसर से बात भी हुई, मैंने उनसे पूछा कि भाई नॉर्मली तो कम से कम अरेस्ट नहीं करते आप, तो कम से कम शामिल तफ्तीश तो करते, और दोनों को करते, आपको भी मैनेजर को भी दोनों को करते। तो उन्होंने कहा नहीं यार, वो असल में ये तो एक प्रोसेस है, हम तो प्रोसेस के तहत जो है वो एक प्रोटोकॉल होता है, उसमें जाएंगे, हम बैंक से जाएंगे, इधर जाएंगे, वहाँ सारी हिस्ट्री निकालेंगे, ट्रांजैक्शन निकालेंगे, सब कुछ सारी चीज़ें होगा, फिर उसको लेटर लिखेंगे, ये होगा, उसके बाद जाके मतलब वो एक कानून की किताब खुल गई थी, तो वो उसमें जा, तो इसका मतलब क्या था? सर ये भी सायर हसन भी छूट जाएगा फिर। तो वो ऐसा ही होगा। अब भाई देखना है ना कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, पुलिस की परफॉर्मेंस क्या है, और पुलिस कितनी कामयाब होती है। भाई बात फिर वही घूम फिर के आती है, मुंह से कहना, क्लेम करना एक अलग बात है, और उस क्लेम को साबित करना वो दूसरी मुख्तलिफ बात है, और वही असल चीज़ है। सर कितने अकाउंट्स इसके बेनामी मिल चुके हैं? भाई तकरीबन 35 के करीब जो है वो अकाउंट्स की बात हुई है, जिसमें बेनामी और 2-3 उसके जो सर्वेंट्स है उनके नामों पर आई है। सर कितने पैसे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, कोई है वाकई ये? नहीं, मेरे ख्याल है उन अकाउंट्स में तो कुछ भी नहीं था, सब निकाल लिए गए थे। जब हम जब से शुरू से सुन रहे हैं ये बात कि भाई वो अकाउंट्स तो खाली ही हैं, और वो तिजोरी की बात हो रही थी, जो लॉकर की बात हो रही थी, तो वो लॉकर जिस दिन लॉकर खुला, लॉकर तो बाद में उन्होंने खोला है ना, तो उन्होंने पहले ये बात कह दी थी कि लॉकर में कुछ नहीं है, लॉकर अच्छा खोलने से पहले। अब मैं, अगर आप इसका ये है कि अगर आप मेरी खबरें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि लॉकर खुलने से पहले वो ये कह चुके हैं कि लॉकर में कुछ नहीं है, क्योंकि वो अरफगान कहता है इसमें कुछ भी नहीं है, और फिर बाद में साबित भी यही होता है कि वो उसमें से कुछ नहीं निकला। अब बकौल उनके, ठीक है, सर, मैं ये तो ऐसा नहीं तो था नहीं लॉकर, सफाई करने के बाद मैं तो नहीं था अरमगान ने ना उस बोला ठीक लॉकर है। में, लॉकर खोलते वक्त, ठीक है, तो मैं तो वो कह रहा हूँ जो वो कह रहे हैं। तो उन्होंने पहले ही अरमगान की बात पे ये यकीन कर लिया था कि जो अरमगान कह रहा है इस हवाले से, देखिए पैसे वाली अकाउंट्स वाली बात है, लॉकर वाली बात है, तो वो तो 100% वो उसकी बातों को मान रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, जो अरमगान कह रहा है वो सही है, लॉकर में पैसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, नहीं है, ठीक है, और इसमें नहीं है। लेकिन एक सवाल बार बार मेरे जहन में आता है कि यार अकाउंट्स अगर खाली कर चुका था वो, लॉकर वो खाली कर चुका था, यानी उस मतलब इतना तो सेंस में था वो, और पुलिस से कि मुकाबला करते हुए। पुलिस का नहीं, पुलिस से मुकाबला करते हुए भाई वो तो कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे हैं, कुछ उसकी लॉकर तो गायब खाली नहीं करा होगा ना, खाली करा होगा तो उसमें कुछ ना कुछ सामान होगा, वो सामान घर में मौजूद होगा। भाई ये तो डिजिटल सारी चीज़ें हैं, तो ये तो आप गायब कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। लॉकर में तो फिजिकल चीज़ें होंगी ना, वो कहाँ गायब की होंगी उसने? तो जब इसके अंदर इतना इतना वो मतलब इतना इंटेलिजेंट था, इतना शार्प था, या उसको इस तरह की चीज़ें डाउट थी कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो वो अपने घर से ये सारी चीज़ें गायब कर सकता है या अपने अकाउंट्स खाली कर सकता है, तो भाई वो फिर वो लैपटॉप भी छुपा देता ना, वो जो वेपन मिला है, वो वेपन भी जो है वो छुपा देता, क्यों लेके बैठा हुआ था वो? सर और इतने बड़े वेपन किधर छुपा था सर? अरे भाई कहीं भी छुपा देता, इतनी बड़ी लाश छुपा दी उसने, तो वो वेपन नहीं छुपा सकता था? गाड़ी भी तो डंप की उसने। तो इससे ये साबित होता है कि यार उसको डर था और डर नहीं भी था। सर तो गाड़ी कैसे इसने डम कर दी, हालांकि ये तो गिरफ्तार हो गया था। रैप्टर जो थी इसके पास, रैप्टर घर में मौजूद थी ना गिरफ्तार होने के बावजूद भी। मैं ये इसकी नहीं कह रहा, मैं वो मुस्तफ़ा वाली गाड़ी की बिल्कुल। बात कह रहा हूँ कि जब वो उसकी गाड़ी भी ले जा सकता है, उसकी बॉडी ले जा सकता है, या उसको बॉडी को दफना सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, फिर उसके बाद इधर उधर टूर भी लगा रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं था तो खौफ ना। फिर उसकी जब मुस्तफ़ा की वालदा ने उसको अप्रोच करना शुरू करा, तब भी उसको समझ पता में तो चल आना गया शुरू था। हो गया। तो जब वो अकाउंट्स बकौल ये कहा गया शुरू में कि जी अकाउंट्स तो खाली है, तिजोरी भी खाली है, तो भाई जब ये सारी चीज़ें, आधी चीज़ें खाली कर दी थी, तो बाकी चीज़ें क्यों नहीं गायब की उसने? तो कहीं न कहीं उसको कोई ना कोई तो यकीनन उसके पीछे
ऐसी सपोर्ट थी या उसका कोई ऐसा बैकअप था जो उसको कहीं ना कहीं श्योर करा रहा था कि भाई खतरे की बात नहीं है, संभाल लेंगे, देख लेंगे। तो कुछ ना कुछ तो अश्योरेंस होगी ना। इसमें वो उनको ये जो सब मुतमईन कर रहा था, चाचा तो नहीं थे कहीं CIA वाले? अब वो कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है। फिर दूसरी बात ये है ना कि वो आप खुद देखें ना कि यार मैं आधी चीज़ें गायब कर रहा हूँ, आधे सबूत मिटा रहा हूँ और आधे छोड़ रहा हूँ बैठ के। तो भाई आधे क्यों छोड़ रहा हूँ मैं? ये बात सही है कि कॉल सेंटर का धंधा जो है उसका काफ़ी अरसे पहले 2-4-6 महीने पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी वो जो है वो ख़त्म क्या, बंद हो चुका था। तो वो फिर भी जो है और जो कॉल सेंटर वाला जो लड़की को जो मारा था इसने, तो वो उसमें भी एक मेन वजह ये थी। सही है कि वो तुमने मेरी चीजें आगे हाँ, वो की हैं। वो तुम मुखबर हो, तुमने काम खराब करवाया है। तो उसमें एक मेन रीज़न जो था वो ये भी था। जो तीसरी लड़की थी, हम पहली और दूसरी की बात नहीं कर रहे, पहली और दूसरी का नाम गलत चल रहा था असल में, ठीक जो है? जिसके हाँ, ऊपर तशद्दुद वो तीसरी वो थी। तीसरी लड़की थी सही असल। सर। ये जो क्लेम करता है था दोस्तों में बैठकर कि कल को अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दिवालिया हो गया तो मैं चलाऊंगा, सर इतना नोट था इसके पास या यार इतना दिमाग है इसके पास? भाई देखें, आप मैं आपको एक बात बताऊं, ये काम ऐसे हो रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं है इसमें कितना पैसा है, ठीक है? अभी लोग पता नहीं कितने अरब रुपए की बातें कर रहे हैं, हो सकता है ये सही भी हो, पैसा है इसमें, सही है। और इतना पैसा है कि आपकी सोच है, ये कमाने के ऊपर है। जो जो सिस्टम चल रहा है वो इस हिसाब से कि एक से मेरी मुलाकात हुई अभी कुछ दिन पहले, मैंने उससे पूछा कि यार ये सारी चीज़ों में कितना पैसा है, तो उसने मुझे एक मिसाल दी, पैसा बहुत है। ये ऐसा पैसा है कि एक-एक जो लड़का काम कर रहा है ना, वो इस हद तक काम कर रहा है कि हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार डॉलर एक-एक दिन में कमा रहा है। एक नॉर्मल लड़का, मेन जो वहाँ जॉब मास्टरमाइंड नहीं, करता है। हाँ जी, ठीक है, वो इतना-इतना पैसा कमा रहा है और वो कह रहा है फिर वो पैसा जिस दिन जैसे कमाते हैं ना, वो उसी दिन उड़ा भी देते हैं। अच्छा। तो ये अरमगान, तो आप फिर इमेजिन करें कि क्या चीज़ होगा। जब एक नॉर्मल कमाने वाला लड़का रोज़ की पार्टीज़ कर रहा है बैठ के, उसमें ड्रग्स और सारी चीज़ें वो कर रहा है और उसमें इतना-इतना पैसा रोज़ाना का उड़ा रहा है, तो अरमगान की आप सोचें, जितना हम लोगों ने सुना है ना उससे कई गुना ज़्यादा होगा फिर, अगर ये सब बातें सही हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे फराज खान साहब, इन्होंने बताया मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की इस वक्त क्या अपडेट है और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इस केस को किस तरीके से खराब किया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।